तो भ्रूण कोश निर्माण और भ्रूण निर्माण, फिर बाद में भ्रूण बन गया तो बीजांड से बीज बन जाएगा, फल जो है टूट गया, पृथक हो गया, फिर दोबारा फल को तो खा लिया किसी ने, या फल गल गई, बीज जमीन में गया, दोबारा अंकुरित हो, बताओ यही तो है, यही यही सब है ना। फिर अब उसमें भी जो है लघु बीजाणु मात्र को, उसमें मियोसिस द्वारा चार लघु बीजाणु बनते हैं, चारों लघु बीजाणु सक्रिय, और भैया एक लघु बीजाणु मात्र को चार परागकण बनेंगे। आपको मियोसिस में भी समझाई थी, फिर एंजियोस्पर्म में भी समझाया था जब पढ़े थे हम पादप जगत में, है, और हमारी उसमें भी कही थी हमने तो बात, क्या नाम, मॉर्फोलॉजी में आ गई बात। अब जो होता है पुंकेसर क्या होता है, वो और प्रत्येक परागकोश में दो पराग पालियां उपस्थित होती है या नहीं है, आगे बात है। और आपका जो बीजांड है, बीजांड को बताइए हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, नहीं कहते हैं? गुरु बीजाणु क्या बनेगा, जो आपके यह है बीजांड के दौरान क्या होगा, जो बीजाणु द्वार की और बीजांड का एक कोशिका बड़े आकार की हो जाती है, और वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका समान व्यवहार करती है। चार गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से तीन जो है बीजाणु द्वार की ओर नष्ट हो जाते हैं, और जो निवाहक की ओर होता है वो सक्रिय रहता है। फिर उसमें तीन माइटोसिस होते हैं, तब तीन माइटोसिस बताओ कौन से, पूरे माइटोसिस स्वतंत्र केंद्र की विभाजन, ये बताओ स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन आपको पढ़ के आना चाहिए था, वो जो मैंने उसमें लिखवाया था ना प्लांट किंगडम में, तो सब लिखवाइए नहीं लिखवाया आप तो मुझे बताओ। स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन होता है, फिर बाद में एक साथ केंद्रकों की व्यवस्थापन होता है, और फिर एक साथ क्या होता है, वही कोशिका विभाजन होता है, और 7 कोश की 8 केंद्रीय की संरचना। इतनी बात बताए ना, यही कहानी है पूरी और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो देखो %50 चैप्टर तो ऐसा है जो आप पढ़े हो 50-60%, तो थोड़ी बहुत नई बात पढ़नी है, नहीं तो वो एक तरीके से मान लो रिवीजन चल रहा है ये चैप्टर, आगे बात सुन, क्योंकि हमने पढ़ाना नहीं चाहिए था वहां पे, मुझे वहां पे नहीं पढ़ाना चाहिए था, मुझे यहीं की यहीं पढ़ाना चाहिए था वास्तव में। आप एक बार वहां पे उस बहाने से पढ़ लोगे, यहाँ पे पढ़ लोगे तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, और कोई कारण नहीं। आ गई बात समझ में, इसलिए आपको वहां पे डिस्कस। पीडीएफ भी शेयर नहीं की ना मैंने। ठीक है जी, क्लियर है सबको। तो बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो जनन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मन संलयन द्वारा संतति निर्माण होता है। बताइए जो संतति बनेगी और जनक जो है, और आपस में संततियों में अनुवांशिक भिन्नता होगी नहीं होगी, क्योंकि भाई मियोसिस होगी, तो मियोसिस में 2 घटनाएं जो कि अनुवांशिक भिन्नता की बताइए, क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, क्लियर है। और ये नई भिन्नताएं बताइए परिवर्तनशील पर्यावरण के प्रति अनुकूलन उत्पन्न करने में सहायता है, करती है नहीं करती। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या बताइए, बीज और फल, है या नहीं है? अरे भाई लैंगिक जनन का उत्पाद क्या, बीज और फल, यही तो हो रहा है। देन बताइए, अब देखो पुष्प पादपों में लैंगिक जनन के चरण, मैं आपको हकीकत बताऊं, आप कहोगे सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, पर हकीकत में जो एनसीईआरटी में जो ये टॉपिक जो दिए हुए ना वो इसी क्रम में दिए हुए हैं, इसलिए आपसे वो इन पदों को क्रमानुसार पूछ सकता है। आगे बात समझ में। दूसरा क्या दिक्कत है, आप पूरी कहानी जब पढ़ रहे हो तो आपको पता भी तो होना चाहिए, पहले बीजाणु बनेगा, फिर युग्मकोद्भिद बनेगी, फिर परागण होगा, फिर निषेचन होगा, फिर भ्रूणपोष बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, है या नहीं है, फिर बीज बनेगा, फल बनेगा, क्लियर सबको। तो बीजाणु जनन और युग्मक जनन यानी स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस मतलब है बीजाणुओं का निर्माण, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु, और लघु बीजाणु गुरु बीजाणु का निर्माण उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस।
बोलो हाँ या ना। दूसरा, फिर बाद में क्या होगा, परागण, निषेचन, ठीक है क्लियर है, भ्रूणपोष निर्माण, भ्रूण निर्माण, बीज और फल निर्माण। मैंने आपको जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तब भी मैंने कहा था पुष्प या फ्लावर की स्टडी क्या बोलते हैं, फ्लावरोलॉजी नहीं कहते, एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टूडेंट बीजों के एक आकर्षक अंग है या नहीं? आकर्षक ही सबको आकर्षित करता है, ठीक, फैसिनेटिंग ऑर्गन। यस सर। सौंदर्य, बौद्धिक, सजावटी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व की वस्तु है। आकार की और भ्रूणीय चमत्कार है या नहीं है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज फ्लावर, ठीक है क्लियर है। एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन का स्थल है या नहीं? अब आपको बता दूं कुछ बातें, क्योंकि 2015 तक पूछी जाती थी, तो पहले तो बहुत डिटेल में जाती, लेकिन अब थोड़ा तो ज्ञान तो होना चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही उड़ा दो सारी चीजों को। तो सबसे पहले पुष्प अध्ययन किया था वो अरेबिडोप्सिस थेलियाना में किया था। आ गई बात है कि भाई कैसे है ना, कोई जो है दीप्तिकारिता कारण कोई पदार्थ बन रहा, लेकिन आज तक पता नहीं किया। फिर वो है ना जो ज्यादा प्ररोह शीर्षक विभज्योतक में, कायिक शीर्षक विभज्योतक, जन्य विभज्योतक, आप एक आर पार एक बात ध्यान रखना, परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जीन होते हैं ना, परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जीन, उनको होम्योटिक जीन कहते हैं। अब आपसे पूछे बताओ भाई, भ्रूण से शिशु निर्माण परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? होम्योटिक जीन। अरे ध्यान से सुनो, कोई किसी का मोबाइल छीन रहा है, ठीक है, कोई किसी के 10 रुपए छीन रहा है, और कोई है 1 करोड़ का, ठीक, कोई है ना घर में चोरी, अरे सारे आए तो डकैत, चाहे वो 10 रुपए छीन के जा रहा है, चाहे वो 10 करोड़ छीन रहा है, तो डकैत। तो इसी प्रकार ठीक है भाई, समझ। तो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जीन किसी भी जीव में हो, पादप जंतु, उनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? होम्योटिक जीन्स, ठीक है क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? ये बात फिर दोबारा वंशागति के आणविक आधार में तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखवाई है, बात क्लियर है सबको? तो सीधी आर पार बात है, कोई भी जीव हो, ठीक है क्लियर है क्या? तो सर्वप्रथम पुष्पीय परिवर्तन करते हैं अरेबिडोप्सिस थैलिया नाम किया गया। पुष्पीय परिवर्तन के जो नियमनकारी जीन है, रेगुलेटिंग जीन, उनको सम्मिलित रूप से बोलते हैं होम्योटिक सेलेक्टर जीन, या सीधा सीधा आप तो होम्योटिक जीन ध्यान रखो। दीप्तिकालिकता के कारण उत्पन्न पुष्पीय प्रेरण के लिए उत्तरदायी हाइपोथेटिकल हार्मोन यानी काल्पनिक हार्मोन। बताओ पादप, पूरी बायोलॉजी में हम पादपों में 2 ही काल्पनिक हार्मोन पढ़ रहे हैं, तो फ्लोरिजन और बर्नेलिन। फ्लोरिजन तो दीप्तिकालिकता का और बर्नेलिन बसंतीकरण के कारण बनने लगी। तो कायिक शीर्षक जो विभज्योतक है, बताइए। अब ऐसा माना जाता है भाई फ्लोरिजन नामक पदार्थ, लेकिन पृथक करके नहीं देगा, बताओ उससे जन्य पुष्पीय विभज्योतक रूप आती। फिर बताओ पुष्पीय अक्ष में पुष्पीय अक्ष, पुष्पीय उपांग, फ्लोरल प्रिमोर्डिया, फिर ये सब लिखा है नहीं लिखा हमने पहले? ये पुष्पीय कलिका की खुलने, एंथेसिस, और बताइए पुष्प, उसको जननीय प्ररोह कहेंगे या रूपांतरित कायिक प्ररोह कहेंगे, नहीं कहेंगे? कोई दिक्कत? जल्दी से लिखो। सर पीडीएफ शेयर कर दूं? ये है ना करना ही चाह रहा था, लेकिन मैं भूल गया था, ये बढ़िया याद दिला। लो बेटा जल्दी लिखो। लोग वहां अपने भारत में आनंद, सीट रद्द होगी, जिनकी 140,000 नंबर से सगाई हो गई, सगाई में मानी जाएगी नहीं। बताओ क्या क्या जवाब बना?
सर ऊपर करूँ?
सर ऊपर करने दो रहा। हो गया आंसर सबका यहाँ तक तो? हाँ तो लिखो। हो गया? हो गया सर हाँ जी। ये पराग कण और परागण में क्या अंतर होता है? अरे यार तुझे क्या समझ में आता है पहले ये बता। परागकण क्या है? पराग कण सर वो कण मतलब वो जो इनमें इसमें वो होता है ना सर। जन्य कोशिका होती है ना यस सर। परागकण। और परागकण जो स्थानांतरित हो रहा है पुंकेसर से इस तरीके से वो यस सर। क्या कहेंगे? हाँ सर। परागकण। ओके सर। परागकण है पोलन और परागण है पोलिनेशन। पोलिनाइजेशन पोलिनेशन सॉरी सर। ठीक है। थैंक यू सर। कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं बिल्कुल धमाधम ऑनलाइन में से, है ना भाई? तुम भी लिखो। कुछ लोग तो लिख चुके, पूरा आगे के चित्र बढ़ा चुके हैं। हो गया? हो गया सर। अरे मेरे सामने बैठे हैं, उनका नहीं हुआ विचार। लिखो लिखो, घबराओ मत, इंफीरियर फील मत करो। भविष्य की नींव हो तुम, मजबूत रहो। एक एक शब्द देख के नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ के लिख, एक एक शब्द देख के लिख रहा है। निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, तो ध्यान से सुनना। निषेचन पूर्व संरचनाएं क्या है, सुन लो अब। एक तो पुंकेसर,
और एक आपका स्त्रीकेसर। ठीक है, क्लियर है भाई। पुंकेसर की क्या संरचना होती है? पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश होते हैं, द्विपाली संरचना है, ठीक, चतुष्कधानीय संरचना है या नहीं है? और पुतंतु होता है, ठीक, उसके बीच में क्या होता है? कनेक्टिव होता है, जिसमें संयोजी ऊतक, वो संबंध ऊतक उपस्थित है, ठीक। फिर अब वो प्रत्येक परागपाली के ऊपर कौन कौन सी भित्तियां उपस्थित होती है, ये पढ़ेंगे। अब उसमें जो आपकी परागपाली, उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में विभाजन द्वारा कैसे आपके लघु बीजाणु, परागकण ने लघु बीजाणु बने, लघु बीजाणुओं से कैसे परागकण बने, ठीक, क्लियर है क्या? आगे बात समझ में क्लियर सबको? और फिर परागकण कैसे परागण द्वारा स्थानांतरित हुए। ऐसे स्त्री केसरी क्या संरचना है? स्त्री केसरी क्या, वो जो अंडाशय होता है उसमें बीजांड होते हैं, बीजांड गुरु बीजाणु धानी, उसकी क्या संरचना है, ठीक है, क्लियर है? उसमें कैसे गुरु बीजाणु बनी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कैसे गुरु बीजाणु बने, ठीक है। फिर कैसे गुरु बीजाणु से क्या बना? भ्रूणकोष बना। आगे बात तो ये सब निषेचन पूर्वी घटनाएं है नहीं, ये सारी कहानी पढ़ेंगे हम इसमें। बात क्लियर है? इसमें से कितनी सारी बातें आप पहले से पढ़ चुके हो? बहुत सारी बातें पढ़ चुके हो। देखो, निषेचन पूर्व संरचनाएं घटनाएं, प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर इवेंट्स, हेडिंग लिख ली सबने? लिख ली ना पक्का? तो देखो, पुमंग संरचना। अब बताओ पुमंग में ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं पता? देखो, पुष्प का नर जननांग है या नहीं है? बोलो, है ना? प्रत्येक सदस्य को स्टामिना या पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एंथर या पर। जो आपका थैलेमस है उसकी तरफ जो होगा वो तो समीपस्थ भाग होगा, और जो ऊपर की तरफ होगा वो दूरस्थ भाग होगा, नहीं होगा? बोलो यस और नो। सब याद आ रही है कि एक बात? अच्छा। और एक होता है पुतंतु, वो तंतु या फिर पुतंतु ही बोलते हैं इसको वैसे, तंतु, पुतंतु और फिलामेंट। तो पराग को बताओ, द्विपालित और चतुस्धारी संरचना है या नहीं है? बोलो, है ना? ठीक, प्रत्येक पाली में बताइए दो ठीका उपस्थित होती है नहीं होती? ढक्कन, मैंने कहा ना, जब वो फटेगा तो बताओ बीच में से फटेगा तो एक, बोलो, आया ना? तो दो ठीका, प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां, यस और नो? प्रत्येक परागकोश चतुष्कोणीय संरचना, जिसमें चार कोनों पर लघु बीजाणु धानियां उपस्थित होती। लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर क्या कहेंगे? उनको परागकुटी। तो हम बोलने के लिए बोल देते हैं लघु बीजाणु धानी परागकुटी, लेकिन भाई जब तक लघु बीजाणु धानी, और जब लघु बीजाणु से परागकण बन जाएंगे तब उसको हम क्या कहेंगे? परागकुटी। क्लियर सबको? दूसरा, मालवेसी कुल जो होता है बताओ, उसमें एक पाली संरचना होती नहीं होती, और दो लघु बीजाणु धानियां होगी। आ गई बात समझ में? बताओ, ये सब बातें लिखी हुई है नहीं? इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो आपने नहीं लिखी थी? सारी बात लिखी हुई है ना, और दो दो बार लिखी है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बार लिख रहे हो ये? तो समीप पश्चिम पुष्पासन या दल दल से जुड़ा हुआ है, या पुष्पासन से जुड़ा हुआ, और कहीं हो सकता है नीली ऐसी जैसों में परिदल से भी जुड़ा हो सकता है? अब बताइए भाई, ये देखो आपका परागकोश है या नहीं है? अब आपको समझ में आ गया ना? दो ढक्कन जैसा, देखो मैंने बनाने की कोशिश कर रही 3D में, लेकिन 3D बना नहीं सकता हूँ मैं। यह पुतल काटेंगे ऊपर से, तो बताओ ऊपर से देखेंगे तो बताओ दो लघु बीजाणु धानियां है या नहीं है? और प्रत्येक पराग पाली के बीच में बताइए क्या है? एक स्फुटनीय रेखा है या नहीं है? यहाँ से भविष्य में जब परागकण बन जाएंगे तो बताओ यहाँ से ऐसे स्फुटन होगा नहीं होगा? बोलो, आया ना? एक ये पाली, एक ये पाली, बताओ द्विपाली तो हो गया नहीं होगा? यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? तो ठीका हो गई नहीं हो गई? ठीक है, क्लियर है? तो स्फुटनीय रेखा है, लाइन ऑफ स्टोमियम बोलते हैं इसको। लिखवाया था ना स्टोमियम? अरे सब लिखवाया है। तो बताओ, ये जो ये लघु बीजाणु धानी केवल यही है, ऊपर से नीचे तक पूरी लेंथ पे है? ऊपर से ऊपर से नीचे? और ये संयोजी, संयोजी में क्या होता है बताओ? समूहक होते हैं नहीं होते? बताओ, ये बंद संरचना है, जन संरचना है संयोजी? बंद है, बंद है। की तो है इसमें, और क्या है? बात क्लियर हुई सबको? तो परागकोश संबंध आपस में जुड़ी हुई, और इसमें संबंध होते हैं। लिखो जल्दी से। ये चैप्टर तो ऐसा लगेगा
एक्स्ट्रा क्लास लेने पे पहले पाप लगता है, पाप नहीं लगेगा, सुन लो। टाइम पे पाप लगता है ना, अब नहीं लगेगा क्योंकि अब समय कम है। ऊपर करो।
गया ठीक है, दो सर। हो गया। हो गया क्या? हो गया। अब साहब ध्यान, प्रारूपिक पराग कोश की क्या संरचना होती है? पराग कोश देखो, बताओ एक कोई पराग कोश निकालना चाहो, जैसे अब आप गो सर, जैसे मैं कहूँ मेरी बताइए शरीर की त्वचा की संरचना क्या है, तो आप कहोगे त्वचा में अलग अलग परतें होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सीरोसा, म्यूकोसा, ठीक। मैं कहूँ मेरी एक अंगुली की बताओ, तो अंगुली में भी तो वही त्वचा है, वही है नहीं? तो उसमें आप कहोगे सर इसमें वो एपिडर्मिस, डर्मिस, सीरोसा, म्यूकोसा, ठीक है या नहीं? एंडोथेलियल लेयर है, बोन है, मसल्स, यस और नो? इसी तरीके से अगर मैं एक पराग कोश को निकाल के अध्ययन करना चाहूँ, जैसे देखो ये पूरे इस भाग का काट के मैं अध्ययन करना चाहूँ, तो बताइए इसमें क्या क्या होगा भाई? जो जो भी पढ़ते, चाहे वो उसमें पराग कोश पे पढ़ते हैं, चाहे वो बताइए भाई ये क्या नाम है, पराग पुटिका पे भी होगी नहीं होगी, yes or no? बात क्लियर सर? तो देखिएगा भाई, टिपिकल एंड है प्रारूपिक पराग कोश की संरचना। तो देखिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, है ना? फिर बना तो इसमें से लेना, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ वैसे। बनाया हुआ है पहले भी हमारा। ये तो भाई बीच में तो संयोजी होता है, ठीक है। ये सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है एपिडर्मिस। क्या होती है भाई? एपिडर्मिस। जो दूसरी परत होती है बेटा उसको बोलते हैं हम एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस जो है वो चारों तरफ मोटी होगी, लेकिन ये जो लाइन ऑफ डेसेंस है ना, यहाँ पे पतली होती है। बात क्लियर है सबको? ये देख, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होते हैं बेटा, ये यू आकार के तंतु में बैंड उपस्थित होते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? आगे चारों तरफ होते हैं केवल, यहाँ पे नहीं होते, ये लाइन ऑफ डेसेंस वाले क्षेत्र में, क्लियर है सबको? तो ये आपकी एंडोडर्मिस है, इसको एंडोथीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथीशियम। क्यों कहते हैं अंतःस्थिशियम? इसलिए कहते हैं कोई भी परत जिसमें अगर सपोज करो स्थूलन पाए जाए, स्थूलित अगर परत है, तो उसके लिए थीशियम वर्ड यूज में लेते हैं। जैसे एपिडर्मिस में किसी प्रकार का स्थूलन नहीं है, एक अर्धसुतोबियम पादप है, उसमें क्या होता है एपिडर्मिस में भी स्थूलन पाए जाते हैं, तो उसको हम वहां पे बोलते हैं एपिथीशियम। ठीक, क्लियर है क्या? लेकिन सामान्यतः हम सब जगह क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। जबकि एंडोडर्मिस में क्या होते हैं, यू आकार के फाइब्रस बैंड उपस्थित होते हैं, तंतुनुमा बैंड पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं, उसके कारण हम बोलते हैं इसको एंडोथीशियम, एंडोडर्मिस नहीं। तो थीशियम और डर्मिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? अब ये क्या करते हैं, ये एल्फा सेल्यूलोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज तो सुना था, ये एल्फा सेल्यूलोज तो सुनना ध्यान से, देखो भाई। तो
लघु बीजाणु परागकण बनने वैसे वैसे बताओ इसका परिवर्तन भी हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा? अरे पैरेलली बताइए, मैच्योर भी तो हो रहा होगा, ये थोड़ी है वो बच्चा ही बन के बैठा हुआ है। बोलो आया ना? तो तब क्या होगा, वो परिपक्व होगा तो क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये जो अल्फा सेलुलोज बैंड होते हैं ये क्या करते हैं, आर्द्रता को अवशोषित करते हैं। आर्द्रता अवशोषित करें, फूलेंगे नहीं फूलेंगे, फुलाव होगा, और फुलाव होगा तो खिंचाव होगा नहीं होगा दोनों तरफ से, और खिंचाव होगा तो बताओ यहाँ से बंद ये है ना जो एंड ये क्या होती है, लाइन ऑफ डेहिसेंस स्कूटनी देखो वहां से फट जाता नहीं फट जाता परागकुटी का। ऐसे बात क्लियर है सब, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में आपकी होती है भाई मध्य परत। मध्य परत 1 से लेके 3 परती हो सकती है। आ गई बात समझ में? क्लियर है सबको? सबसे पहले जो नष्ट होती है ना वो मध्य परत ही नष्ट होती है। कौन सी परत नष्ट होती है? मध्य परत। अगर से पहले जो परत नष्ट होगी परागकोश भित्ति की, वो कौन सी होती है? मध्य परत। 1 से 3 परती होती है। कितनी होती है भाई? 1 से 3। भाई किसी जाति में 1 परती भी हो सकती है, किसी में 2 भी हो सकती है, किसी में 3। कुछ अपवाद ऐसे ही देखेंगे वहां पे मध्य परत है ही नहीं, लेकिन हम सामान्य बात कर रहे हैं, अधिकांश अपवादों के संदर्भात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और परागकोश परिपक्वन के दौरान सबसे पहले जो नष्ट होने वाली परत है वो कौन सी है भाई? मध्य परत है या नहीं है? बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ में? तो बताइए 1 से 3 परती है या नहीं है? और फिर सबसे भीतरी जो परत होती है उसको बोलते हैं हम टेपिटम। क्या बोलते हैं? ये टेपिटम पोषणकारी परत है। क्या है? पोषणकारी। तो बताओ पोषणकारी परत कौन सी है? टेपिटम, ठीक। और फिर बाद में बताइए अंदर क्या उपस्थित होंगी? ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में उपस्थित होंगी नहीं होंगी? यानी लघु बीजाणु जन ऊतक होगा नहीं होगा? यस और नो? तो लघु बीजाणु जन ऊतक उपस्थित होता है। कोई समस्या किसी को? क्या है पूरी समझ? ठीक, आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, ये जो परागकोश का परिवर्तन होता होगा ये कोई 2-4-6 महीने लेता है या 1-2 दिन में ही हो जाता है मामला? 1-2 दिन में होता है, पुष्प बना रहे हो परागकोश वगैरह सब परिवर्तित हो नहीं। पोषणकारी परत कौन सी है? टेपिटम। भाई जब लघु बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से उनसे परागकण बनेंगे, तो उस समय पोषण कौन प्रदान करेगा? टेपिटम। तो अब प्रत्येक जीन की कितनी प्रतिलिपि है? 2, क्योंकि एक जैसे mRNA कितने बन सकते हैं? 2 ही बन सकते हैं ना। और उन mRNA से कितने प्रोटीन? भाई एक बार में 2 प्रोटीन है, 2 ऐसे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि अल्प समय में परिवर्तन। तो क्या होता है, जो डीएनए उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कैसे भाई? हो सकता है कि डीएनए क्या हो जाए, बार बार द्विगुणित हो जाए। तो बताओ एक ही जीन की एक से ज्यादा प्रतिलिपियां हो जाएंगी। जैसे पॉलीटीन गुणसूत्र पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आगे बात है भाई, गुणसूत्र है ना जो द्विगुणन हुआ, और क्या नाम है, ये क्या होता है, सेंट्रोमेरो क्या बोलते हैं हम? गुणसूत्र बिंदु। तो गुणसूत्र बिंदु विभाजन हो जाए, लेकिन कोशिका विभाजन पूरा नहीं। बताओ एक कोशिका के अंदर एक से ज्यादा गुणसूत्रों की प्रतिलिपियां हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? कहने का मतलब बताओ डीएनए की मात्रा अधिक होगी नहीं होगी? और बताओ जब जो भी आपके प्रोटीन एंजाइम वगैरह बनाने का लोड बहुत ज्यादा है तो कोशिकांग भी उतनी ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए? अन्य परतों की कोशिका तुलना बताओ भाई, कोशिकांग ज्यादा होंगे तो कोशिका द्रव्य सघन होगा नहीं होगा? बोलो है। तो केंद्रक बड़े आकार का होगा, कोशिका द्रव्य सघन होगा। उसको कारण पता चल गया सबको? यस और नो? यही है कहानी, और कुछ भी नहीं है। तो देखो भाई, बाय त्वचा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, अंतःस्थिशियम, मध्य परत 1 से 3 परत। अच्छा बताओ परागकोश भित्ति की मोटाई कौन सी परत पर निर्भर करती है? मध्य परत। जहाँ पे एक है परत इसकी, तो वहाँ, और जहाँ पे 3 है तो बताओ 3 वाली में ज्यादा मोटी होगी परागकोश भित्ति, अगर जहाँ मध्य परत की 3 परतें है, और जहाँ पे एक ही होगी वहां पे बताइए पतली होगी नहीं होगी? बोलो आया ना? दूसरा टेपिटम, और ये बीजाणुजन ऊतक। कोई दिक्कत किसी को? तो तरुण परागकोश में बताओ 4 लघु बीजाणु धानियां या फिर परागकुटिका। लेकिन बताइए सही क्या होना चाहिए? है ना, सही शब्द यही है ना? अब बताइए परिपक्वन हो जाएगा, ध्यान से सुनना, परिपक्व स्फुटित पराग हो, तो बताइए ये सब क्या होंगे? ये सब मध्य परत, टेपिटम वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगी? परागकण बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? मैं परागकण बनने की बात कह रहा हूँ। तो बताओ भाई स्फुट, बताओ ये सब एक में एक हो गए नहीं हो गए? अब बताओ दिखने में कितनी पराग कुटिकाएं दिख रही? देखने में क्या लग रहा है? 2 एक लग रहा है। हाँ 2।
एक ये दूसरी है, बोलो है ना। एनसीईआरटी में जो दिया तो पता है क्या है, एग्जाम में मजे लेता है क्योंकि देखने नहीं ज्यादा। बताओ तरुण, पराग कोश में आपको कितनी पराग पुटिकाएं लघु बीजाणु डाली? 4। परिपक्व में कितनी दिखेंगी? 2 ही। ऐसा लगेगा 2 ही, वास्तव में 4 होती, लेकिन ऐसे मजे लेता है। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ क्यों मजे लेगा, है ना भाई। मजे लेने का आधार भी तो पता होना चाहिए आपको। सिर्फ 2 ही होती है ना परिपक्व की बात तो। अब दिखेंगी 2 ही तो आपको 2 ही बोलनी है ना। ओके। ये क्या है ना, समय बहुत लेता है। नालायक। यहाँ पे देख लो अपने को, यहाँ भी ये तो नोटिंग किया है, धीरे धीरे लेके चलो। 12वीं वाला जो है ना एनसीईआरटी, देखो बात क्लियर है सबको? 1 2 3 4 दिख रही है क्या? बताओ क्या हो गया इसमें? परिपक्व ने बात बताई कितनी दिख रही है? तो चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकारी है या नहीं है? और मन ही मन में अगर आपको देखना हो तो ये चित्र यहाँ से देख सकते हो। आगे मतलब ये इतने से भाग का ये विस्तृत चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है, कोशिका बनाया। कोई दिक्कत है क्या? देख लेना, कोई एग्जाम थोड़ी देना आप तुम्हें थोड़ी कर। कोई दिक्कत? बताओ इस चित्र से पता चलता है ना। देखो ये जो टेपिटम की कोशिका में, बताओ भाई सघन कोशिका द्रव्य है या नहीं, बड़ा केंद्रक स्पष्ट केंद्रक है या नहीं है? आ गई बात समझ में? ठीक है जी। मुझे सर लग रहा कोर्स है। कब तक होगा? क्यों क्यों भाई, क्या कड़ा है ऐसा कोर्स का, ये बताओ। नहीं सर, हम तो ऐसे ही पूछ रहे मत पूछो ऐसे ही, तो मुझे बहुत चिंता है। ये गारंटी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री से पहले करवा दूंगा। उनसे बाद नहीं होगा, या तो पहले होगा या साथ साथ हो, लेकिन देर नहीं करूंगा। हैं। यस सर। इतनी सी बात पकड़ लो कि फालतू टाइम बर्बाद नहीं करते हैं बात करते हुए। तो इसका मतलब एक एक टाइम एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए कोई फालतू बात नहीं कर रहे। या तो आपको समझाने का टाइम है या लिखने का टाइम है, ये ना। हाँ, अगर जोक वोक सुना रहे हो, डांस वांस कर रहे हो, गाने वाने चल रहे हो और आधे घंटा ही पढ़ाया जा रहा हो, जब तो कोर्स की पूछो तो अच्छा लगे। इसलिए परेशान मत होना।
थोड़ा बड़ा करोगे चित्र तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, फिर छोटा कर देंगे। सर ऊपर करो। हो गया सर। हो गया चित्र? यस सर। ये हो गया? हो गया सबका? तो ध्यान रखना यस सर। कि तरुण पराग कोश में कितनी पराग पुटिकाएं? 4। और बताइए परिपक्व में कितनी? 2, क्योंकि एनसीईआरटी के चित्र के आधार पर क्वेश्चन पूछ सकता है। लघु बीजाणु धानी की अगर संरचना बात करें, बताओ अनुप्रस्थ काश में लगभग वृत्ताकार। ठीक है, क्लियर है क्या? है या नहीं है? वृत्ताकार होती है और परागकोश भित्तियों से घिरी हुई। परागकोश भित्ति में कितनी परतें होती है बताओ भाई? 4। बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ में? पहले तो बहुत कुचलने वाली बात पूछी जाती है। परागकोश की भित्तियां होती है वास्तव में। ठीक, आगे पराग पुटिका जो होती है उसमें कितनी होती है? 4, क्योंकि वो टेपिटम जो है पराग पुटिका की मत। लेकिन आप ज्यादा परेशान मत हो, आप तो सीधी 4 ही भित्ति ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो इसमें विभज्योतक की प्राथमिक, क्योंकि बताओ भाई बीजाणुजन जो ऊतक होगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, वो विभाजनकारी कोशिका है नहीं। और पादप में कोई भी कोशिका बताओ उसको हम क्या कहते हैं? विभज्योतक कोशिका कहेंगे नहीं कहेंगे? बोलो है ना? तो इसमें विभज्योतक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका उपस्थित जिनसे लघु बीजाणु या पराग मात्र कोशिकाओं का निर्माण। तो ध्यान सुनना, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में विभाजन होता है और उनसे क्या बनती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं फिर विभाजन के द्वारा क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। बात क्लियर है सबको? फिर परागकोश भित्ति की बताओ भाई। परागकोश भित्ति आपको ये कहना पड़ेगा 4 परतों से। तो एपिडर्मिस बताओ एकल परती होती है नहीं होती है? और सुरक्षात्मक कोई भी परत सुरक्षात्मक तो होगी होगी, कोई दिक्कत है किसी को? और अर्शु तो बीएम में क्या होता है? रेशेदार स्थूलन युक्त होती है, तो वहां पे इसको एक्सोथीशियम कह देते हैं। आ गई बात समझ में? कोई एंडोथीशियम बताइए भाई। सेल के आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियों। स्पर्श रेखीय भित्तियों मतलब ये यहाँ पे आ गई बात समझ में? कोशिकाओं की जो स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां। तो आप समझ गए होंगे भाई अल्फा सेलुलोज का मतलब क्या? अल्फा सेलुलर पट्टियां बताओ यू आकार की होती है, आर्द्रता ग्राही परागकोश स्फुटन में सहायक। अब बताओ जो जलोद्भिद पादप यानी जो जल के अंदर है, क्या वहां पे मॉइस्चर को, नमी का अवशोषण होगा क्या? वहां तो पूरा जल ही भरा हुआ। आ गई बात समझ में?
तो वहां पे ये नहीं पाई जाती। और बताओ जो स्ट्रोमियम है या स्पुटनी रेखा उसकी ओर भी उपस्थित नहीं होते ये अल्पस सेलुलोजिक पट्टियां। बात क्लियर है सबको? यस और नो? कोई दिक्कत? अतः एंडोथीशियम स्टोमियम की ओर क्या होगी बताओ? पतली होगी नहीं होगी? जबकि चारों ओर क्या होती है? मोटी होती है। क्यों? क्योंकि एंडोथीशियम जो है स्टोमियम की ओर वहां पे अल्पस सेलुलोज पट्टियां नहीं होती, इसलिए बताओ पतली दिखेगी नहीं दिखेगी? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। मध्य हाँ सर। परत सबसे अल्पकालिक जो परत, इंग्लिश में एफीमेरल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एफीमेरल का मतलब होता है इंग्लिश वाली में, तो ये क्वेश्चन पूछता है वो जानबूझ के। ठीक है, क्लियर है क्या? तो सबसे अल्पकालिक एफीमेरल परत जो है वो कौन सी है? मध्य। 1 से 3 परागकोश परिपक्व में विकसित हो जाती है। परागकोश सबसे पहले जो विकसित होने वाली परत है वो कौन सी है? मध्य परत है भाई। परागकोश परिपक्वन के दौरान सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो विकसित होती है वो कौन सी है? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? परागकोश भित्ति मोटाई बताइए, इसकी परतों की संख्या पर निर्भर करेगी नहीं करेगी? अब नॉलेज के लिए बता दूं, नाजाडेसी और लैमनेसी दो ऐसे कुल है एंजियोस्पर्म की जहाँ पे मध्य परत नहीं पाई जाती। कोई दिक्कत किसी को? टेपिटम बताइए सबसे भीतरी एकल परत है नहीं है? बीजाणु जन ऊतक के चारों परिवर्तनशील परागकणों को बताइए पोषण प्रदान करती है नहीं करती? कोई दिक्कत किसी को? सघन जीव द्रव्य होगा नहीं होगा? डीएनए की अधिक मात्रा क्यों होगी वो कारण समझ में आ गया? क्योंकि बताओ जीन की बहुत सारी प्रतियां एक साथ बनाने के लिए, क्योंकि एक साथ बहुत सारे आरएनए बन सके और उनसे बहुत सारे प्रोटीन बन सके, तो जीन की 2 से अधिक प्रतिलिपियां बनाने के कारण डीएनए की मात्रा भी ज्यादा हो रही है नहीं? बात क्लियर? कैसे जीन की प्रतिलिपियां ज्यादा बनी होगी? अरे भाई सीधी सी बात है, एस प्रावस्था बार बार आई होगी और फिर आगे का विभाजन अवरोधित हो गया होगा। बोलो आया ना? तो इस वजह से एक कोशिका अंदर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई होगी। या प्रत्येक गुणसूत्र में बताइए भाई जो आपके ये है क्या नाम है क्रोमेटिड्स, उनकी संख्या बढ़ गई होगी। पॉलिटीन गुणसूत्र, बहुसूत्री गुणसूत्र। बात क्लियर है सबको? तो सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रक, ये भी हो सकता है भाई, सपोज करो केंद्रक विभाजन हो गया, कोषाध्यक्ष विभाजन नहीं है। बहुगुणित, अब टेपिटम कोशिकाओं में डीएनए वृद्धि जो है निम्न प्रक्रियाओं द्वारा होती है। कौन कौन सी? एंडोमाइटोसिस। बताओ पता है नहीं पढ़ा? तो एंडोमाइटोसिस में क्या हो रहा बताइए? ये द्विगुणित है। और बताओ भाई क्या हुआ? गुणसूत्र बिंदु विभाजन हुआ लेकिन नाड़ी का विभाजन नहीं हुआ। बताओ बहुगुणित तो नहीं हो गई। दूसरी एक कंडीशन ये भी हो सकती है, क्या हो सकती है भाई? ये भी तो एक कंडीशन हो सकती है एंडोमाइटोसिस में कि बताओ भाई केंद्र विभाजन हो गया लेकिन कोषद्रव्य विभाजन नहीं हुआ। बोलो आया ना? इसको भी तो एंडोमाइटोसिस ही कहते हैं हम। ठीक है, बताओ ये भी 4n। रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस या प्रत्यावस्थान केंद्रक। प्रत्यावस्थान, तो देखो भाई पश्चावस्था तक तो कोशिका विभाजन हुआ यानी गुणसूत्र बिंदु विभाजन हुआ, लेकिन पश्चावस्था बाद जब विपरीत ध्रुव पहुंच गए उसके बाद में गुणसूत्र बिंदु वो क्या हो गया? कोशिका विभाजन अवरोधित हो गया। तो बताओ चारों तरफ एक ही केंद्रक आवरण बन गया नहीं बन गया? जैसे देखो ये पश्चावस्था तक तो बताइए भाई विभाजन हुआ, ठीक है, क्लियर है क्या? लेकिन अब जब विपरीत ध्रुवों पे जो आपके गुणसूत्र उपस्थित है उनके चारों तरफ एक ही कॉमन केंद्रक आवरण बन गया, तो बताओ भाई टेलोफेज नहीं है ना? केंद्र विभाजन पूर्ण नहीं हुआ। तो बताओ एक ही केंद्र के अंदर बताइए गुणसूत्रों की संख्या डबल हो गई नहीं हो गई? बोलो आया ना? दूसरा पॉलिटीनी। पॉलिटीनी क्या होता है बताइए भाई? पॉलिटीनी में केवल क्या हो रहा है? डीएनए द्विगुणन हो रहा है लेकिन आगे की प्रक्रिया नहीं हो रही। बताया था ना आपको कि जीवन प्रावस्था एस प्रावस्था, डीएनए द्विगुणित हुआ फिर आगे का विभाजन अवरोधित हो गया, फिर दोबारा कोशिका जीवन में प्रवेश कर रही है, फिर एस प्रावस्था वही द्विगुणित हो रहा। बोलो आया ना? तो एक ही गुणसूत्र बिंदु पर बताइए बहुत सारे हो गए नहीं हो गए? बोलो आया ना? यही तो ऐसे ही तो बन रहा था। बात क्लियर? मतलब इसके गुणसूत्र बिंदु को क्या कहते हैं आपको याद हो तो? क्रोमोसेंटर। ठीक है जी, क्लियर है सबको? कोई समस्या नहीं? 1 मिनट रुक जाओ वैसे।
तो एक की घड़ी अड्डी पड़ी है। थोड़ी देर बाद देखो स्थूल मतलब फूला हुआ ठीक है।
नीचे करूँ? अरे ऑनलाइन जो बैठा हुआ है वो तो डाउनलोड करके लिख लो भाई, पीडीएफ शेयर्ड। ये तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो बैठे हैं बच्चे हैं क्लास में, के हिसाब से आप तो अपने हिसाब से लिखते रहो। सर ये अल्फा सेल्यूलोज पट्टी में थर्ड पॉइंट बताना सर एक बार, स्फुटन में सहायक। और क्या स्फुटन में सहायक करेंगे ना पराग, जो पुटिका है पराग कोश से बताइए क्या होगा। जो स्फुटन रेखा उस पर नहीं होते हैं और दूसरी तरफ दोनों तरफ होते हैं तो क्या होगा बताओ, जो आर्द्रता ग्रहण करेंगे फूलेंगे फूलेंगे, खिंचाव उत्पन्न होगा। तो खिंचाव उत्पन्न होगा तो बताओ पराग जो है स्फुटन रेखा से ऐसे फटेगी नहीं फटेगा पराग कोश। यस सर। हो गया। आप लोग बोलते रहो यार।
हो गया? देखो क्या हुआ। ये फील करवा रहा है, एक्टिंग में बहुत दम है, दुनिया एक्टिंग से पागल है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे सामान्य लिखते रहना आप है ना, कोई क्वेश्चन दे दिया, अब अपना मन ही नहीं है या अपनी पार ही नहीं पड़ रही, झूठ मूठ है ना, उस क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगाएंगे, और जब तक कोई आंसर दे दे तो बढ़िया, तो सर तो हार के देंगे ये आंसर, तो उतने में सर को फील होगा भाई देख कोशिश कर रहा है, फील करवाया जाता है, झूठ मूठ पे नहीं लाया जाता। सारी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ तो गर्मी का माहौल है। हो गया क्या? हर चीज का एक वो होता है टाइम, जैसे कोरोना का एक टाइम था डरावना, अब किसी को कोई नहीं है यार, ठीक है देखी जाएगी, खत्म होता है भाई, हर चीज के लिए एक समय तक ही डर रहता है, फिर क्या है, ज्यादा नाटक करे तो भाई ठीक है आजा देखी जाएगी। अब तो इम्यूनिटी बहुत डेवलप होगी, मुझे लगता है ज्यादातर लोग जो है टच में आ चुके हैं इसके कोरोना के वायरस, तो वैसे इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गया क्या? अरे नालायक, तो बता तुम्हारी क्लास में कुछ लोग तो करके बैठ गए। रेस्टिट्यूशन बताना है, क्या? रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस बताना एक बार फिर से। अरे भाई सीधी सी बात है, जैसे गुणसूत्र बिंदु विभाजन हुआ है ना फेज, अब बताइए क्या होना चाहिए था, टीलो फेज आती है अलग अलग केंद्र, यानी क्या हुआ, चारों तरफ एक ही केंद्र का आवरण बन गया। बन गया। ठीक है जी, चले आगे। तो टेपिटम पोषण प्रदान करती है भाई, तो टेपिटम दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अमीबोइड या प्लाज्मोडियल, और एक होती है सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर। मैं आपको बता दूं अधिकांश में जो होती है वो सिक्रीटरी होती है अधिकांश में, ठीक। पहले कुछ जाते थे, आपको बताना जरूरी है। अब मुझे एक बार बताओ ध्यान से, मुर्गी सोने का अंडा देती है, पहले एक एक दी जा रही थी, मालिक बुला रहा, चाहे पेट काट दिया, कुछ भी नहीं निकला है, नहीं एक बार में काम तमाम हो गया, नहीं हो गया, वही कहानी यहाँ पे है। बताओ, एक एक अंडे के चक्कर में रहता तो बढ़िया जिंदगी चल रही होती उसमें, मुर्गी की भी और मालिक की, एक बार में सल्टा दी है। ठीक, क्लियर? तो सीधी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मोडियल में क्या होता है कि जो टेपिटम की कोशिका उनकी क्या होती है, एक साथ भित्ति नष्ट हो जाती, भित्ति नष्ट हो गई तो बताइए कोशिका का आकार अनियमित हो गया, नहीं होगा, और अनियमित हो गया तो बताओ उसको क्या कहेंगे, अमीबा रूपी कहेंगे, नहीं कहेंगे, बोलो आया, या प्लाज्मोडियल। ठीक है, क्लियर है क्या? अब वो क्या होती है, अमीबा रूपी गति करती हुई कहाँ पे आती है, वही जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उनके बीच में फट जाती है, फट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो उसमें जो भी पोषक तत्व हमको वो ग्रहण कर लेती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और फिर उनसे क्या बनते हैं, लघु बीजाणु पराग। आगे बात समझ में?
दूसरी जो स्त्रावी होती है वो क्या करती है, प्रोटीन एंजाइम वगैरह बनाती जाएगी, हार्मोन वगैरह, और लघु बीजाणु जो ऊतक है उसमें स्त्रावित करती जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? तो बताइए ज्यादा दीर्घकालिक कौन सी होगी, स्त्रावी और अधिकांश में स्त्रावी वाली ही होती है। बात क्लियर है सबको? तो ये टाइफा और हेलियांथस कुछ प्लांट थे उनमें मिलती है ये। तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुआ करते थे किसी टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। बताओ भाई, अमीबॉइड प्लाज्मोडियम, अमीबॉइड या प्लाज्मोडियम जो टेपिटम में कहाँ पे मिलते हैं? टाइफा हेलियांथस। मतलब टिप्स पे रटे हुए थे ये चीज, क्योंकि क्वेश्चन आ गई बात समझ? तो कोशिकाओं का अपघटन किसकी? टेपिटम कोशिकाओं। और संपूर्ण जीव द्रव्यक यानी प्रोटोप्लास्ट लघु बीजाणुओं के पोषण के लिए केंद्रीय स्थान जीवाणु और प्लाज्मोडियल गति द्वारा स्थानांतरित पराग कोटिका में जो लघु बीजाणु जन ऊतक है उसके बीच में जो जीव द्रव्य पहुंच जाता है उसको बोलते हैं हम पेरिप्लाज्म टाइफा हेलियांथस। आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि और भी तो एग्जाम्स देते हो आप, नीट थोड़ी दे आगे भाई, सारे एग्जाम देता है स्टूडेंट। तो टेपिटम, यहाँ पे क्या होता है, टेपिटम सेल से पोषण पराग कोटिका में धीरे धीरे स्रावित होता है, अधिकांश एंजियोस्पर्म्स। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, लिखो। हो गया? यस सर। हो गया सर। हो गया सबका? देखो यस भाई, सर। बताओ जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? नेम। जंतु जगत पूछा है मैंने तो। इनेमल होता है, नहीं होता, दांतों के ऊपर जो पाई जाती है। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऐसे मजबूत प्राणी पाए जाते हैं, लाल मंजन से उसको देते हैं। उस इनेमल की भी तोड़ निकाल रखी है, बोलो है? मतलब इनेमल पूरी खत्म है, रद्दा दे दे के उसको सुबह से शाम लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि तंबाकू वाला मंजन होता है, मजा आता है। तो सामान्य रूप से अपने गांव में बहुत आसानी से दिख जाते हैं, है ना? विभिन्न प्रकार की बीमारियां, सांस संबंधी बीमारियां हो जाती है।
पान जर्दा गुटखा 4 दिन दबाई रहता है कुछ लोग। इनेमल की ऐसी बैंड बजाई जाती है, इनेमल सोचती है मैं कठोर पदार्थ होके भी क्या कर लेगी, है या नहीं। भारत में हमारे ऐसे प्राणी पाए जाते। तो इनेमल जो है भाई जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है, पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है स्पोरोपोलिन। सबसे कठोर पदार्थ का मतलब क्या है? सबसे कठोर का मतलब ये है कि सामान्यतः ये क्षार अम्ल वगैरह इनसे नष्ट नहीं होते, कोई एंजाइम वगैरह नहीं पाया जाता जिनको प्राकृतिक रूप से नष्ट हो। लेकिन अब सारे दिन ही उसको गुटके में तब कत्था में डुबोए रखोगे तो वो तो नष्ट नहीं होगा। बोलो आए। दूसरा अपन ये डिटर्जेंट्स यूज में लेते हैं ना, ये जो अपन पेस्ट यूज में लेते हैं ये क्या है? पेस्ट और डिटर्जेंट की दही तो सब क्या कंपनी अपने प्रचार के चक्कर में कर रही है। नहीं तो नीम की दातुन बबूल की दातुन जो है ना वो इनेमल को डैमेज नहीं करती थी। अब देखो अब हर किसी के दांत की यार एक बार होता अपने बड़े बुजुर्गों के दांतों की समस्या इतनी नहीं होती थी है? और आपने एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक बताओ खूब ब्रश करते हैं खूब बढ़िया है ना, फिर भी समस्या दांतों की क्यों? क्योंकि ब्रश करोगे तो बढ़िया जो है वो डिटर्जेंट्स वगैरह यूज में लोगे तो, लेकिन स्टेटस सिंबल बनाती है उसको। क्या बनाती है? स्टेटस। और वो दांतों को डैमेज कर रही है ये सब चीजें। आप छोटे बच्चों के जो पेस्ट आते हैं ना आप करके देखो फूलेगा नहीं। छोटे बच्चों के अलग पेस्ट आते हैं, अरे अपन तो क्या सबको एक ही ठुकवा देते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों के पेस्ट आते हैं ना मामा अर्थ वगैरह जाने कौन कौन सी कंपनी, तो वो पेस्ट अगर करोगे ना वो फूलता ही नहीं है, ठीक, क्योंकि उसमें डिटर्जेंट कम होता है। और अपना देखो थोड़ा सा लिया उसमें तो पूरा झाग, तो ये सब नुकसानदायक है चीजें, ठीक है। तो ये सब इनेमल को नष्ट करती है। अपन सोचते हैं स्टेटस सिंबल है, देसी जुगाड़ ज्यादा बढ़िया है ना। लेकिन अंग्रेज के चक्कर में पहले जब हम बालक थे ना, जब कोई लोग कोलगेट करते थे ना तो सोचते थे भाई देखो कितना दादू ए बावड़ा, जब क्यों दादुन वाला ज्यादा समझदार है भाई। आ गई बात समझ में? चलो, तो पादप जगत में सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है स्पोरोपोलिन, कौन पाया जाता है? ठीक है, अब ध्यान से सुन क्या क्या करेगी मुझे एक बार बताओ। कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन स्रावित करेगी नहीं करेगी? ऑक्सीन साइटोकाइनिन वगैरह बोलो आए ना। अरे हार्मोनों के द्वारा ही तो बताइए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेगी विभाजन द्वारा, फिर उनसे लघु बीजाणु बनेंगे तो विभाजन भी चाहिए नहीं चाहिए? आगे बात है तो ऑक्सीजन कौन सा? IA। अब क्योंकि दोनों चाहिए लेकिन क्वेश्चन सामान्यतः ऑक्सीजन का ही पूछा गया आज तक, ठीक है, क्लियर है क्या? लेकिन फिर भी ध्यान रखना साइटोकाइनिन भी चाहिए, ठीक। दूसरा मैंने आपको एक बार बताया था कि जो पराग चतुष्टक होता है वो कैलोज द्वारा घिरा होता है। कैलोज जो है वो ग्लूकोज का बहुलक है, बीटा वन 3 ग्लाइकोसिडिक होता है, तो बीटा वन 3 ग्लूकेन आ गई बात है। तो वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका चारों ओर भी स्रावित किया जाता है उसके भी। और जो पराग चतुष्टक होता है या लघु बीजाणु चतुष्टक होता है उसके चारों ओर क्या होता है आपका? ये कैलोज। तो कैलोज का स्त्रवण करते हैं, ठीक। सब मुझे बताइए जिस जाति का परागकण है वो उसी जाति की प्रतिका के उसी जाति के पुष्प के प्रतिकार पर अंकुरित होगा नहीं होगा? अरे नीम के परागकण है, गेहूं का भी है और अन्य, लेकिन नीम का ही तो परागकण। तो बताओ उनमें संगत प्रोटीन होते हैं नहीं होते? जैसे आप अभी जंतु मानव में जनन पढ़ोगे तो शुक्राणु और अंडाणु पे क्या होते हैं? फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग जाति विशिष्ट होते हैं, ठीक है। मैं पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से 11वीं में जाति के संदर्भ में जब मैंने डेफिनेशन बताई थी। तो इनमें क्या होता है? संगत प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो वो संगत प्रोटीन जो स्रावित करेगा जाति विशिष्ट वो कौन करेगा? वो टैपिटम ही स्रावित करती है, ठीक है, क्लियर है क्या? आ गई बात समझो। दूसरा स्पोरोपोलिन का स्त्रवण करेगी, ठीक, क्लियर। तो देखो टैपिटम कार्य किसके संदर्भ में? ग्रंथिलीय स्रावी से। पादप जगत सबसे कठोर पदार्थ है स्पोरोपोलिन और जंतु जगत का है टैपिटम। तो एंजाइम जैसे कैलेज, ठीक है, हार्मोन जंतु जगत का इनेमल और पादप जगत का है स्पोरोपोलिन। तो देखो टैपिटम के कार्य एंजाइम जैसे कैलेज, कैलोज का अपघटन करेगा नहीं करेगा? कैलोज का भी श्रवण यही करती है, कैलेज एंजाइम का भी श्रवण IA हार्मोन, ठीक। लेकिन आप ध्यान रखना ऐसा नहीं साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन का भी करती है, वो तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसके संदर्भ में बताता हूँ मैं। तो बताइए पराग चतुष्टक बोल दो, सामान्यतः ये बोला जाता है लेकिन गलत है ये, इसको बोला जाना चाहिए लघु बीजाणु चतुष्टक, ठीक है, क्लियर है। हकीकत तो यही है, लेकिन अब क्या है वो भेड़ चाल चल रही होती है तो उस भेड़ चाल में हम भी चलने लग जाते हैं,
लघु बीजाणु चतुष्टक, ठीक है ना, ये है सही टर्म, तो क्योंकि लघु बीजाणु का चतुष्टक है। तो ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, कैलोज को अवगठित करता है। बताओ 4 लघु बीजाणु अलग अलग हो गए नहीं हो गए। परागकणों पर संगत प्रोटीनों को हम कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन या सेल्फ स्टेरिलिटी प्रोटीन, अब आप कहोगे सर हिंदी कर डालते हो आप तो तुरंत ही, सेल्फ यानी स्वयं, स्टेरिलिटी यानी बंध्य प्रोटीन, स्वयं के लिए बंध्यता उत्पन्न करने वाले। अरे नहीं, इसका मतलब ही यह है कि जो दूसरे के लिए तो बंध्यता दर्शाए लेकिन खुद के लिए जनन। आ गई बात समझ में, क्लियर है क्या भाई? दूसरे के साथ क्रिया नहीं करेगा, केवल खुद के ही जो वर्तिकाग्र प्रोटीन उन्हीं के साथ वो क्रिया करेगा। आ गई बात समझ में? तो नाम थोड़ा ऐसा दिया हुआ है जिससे आप कहीं हिंदी मत करना इसकी, ठीक है? तो ये कॉम्पेटिबिलिटी संगत प्रोटीनों को अंग्रेजी में सेल्फ स्टेरिलिटी प्रोटीन बोला था। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब ये दूसरे के लिए स्टेरिलिटी, खुद के लिए जनन, लेकिन वो मतलब कुछ और निकाल लेते हैं हम, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो मत निकालना। इनकी कोशिका में एक काय उपस्थित होती है, यूबिस काय। पहले यूबिस काय का बहुत विस्तृत वर्णन करवाते थे, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय वगैरह। अब केवल इतना ध्यान रखो, यूबिस काय अगर पूछ ले तो यूबिस काय उपस्थित होती है किसमें, टेपिटम की कोशिकाओं में। आगे बात, और वो क्या करते हैं, परागकणों पर स्पोरोपोलिन का इस्तेमाल करते हैं। स्पोरोपोलिन जो है परागकण की बाह्य भित्ति बनाता है, बाह्य भित्ति हम बताएंगे, उसको बोलते हैं एक्साइन। आ गई बात में, भीतरी भित्ति होती है इंटाइन, ठीक है? तो एक्साइन जो है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन। दूसरा, परागकणों पर एक चिपचिपी, क्योंकि ये जो कीटों द्वारा परागण होता है ना, तो वो क्या होता है, कीट की सतह पर चिपकने में भी तो सहायता करेगा। तो एक चिपचिपी अपंग परत का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन कीट। पोलन कीट किस किस की बनी होती है, लिपिड, कैरोटीनॉइड, प्रोटीन। पोलन कीट में एक विशिष्ट गंध होती है जो कीटों को आकर्षित करती है। दूसरा, चिपकने में भी सहायता करेगी और यूवी विकिरणों से सुरक्षा में भी सहायता प्रदान करती है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. मैंने अटेंडेंस नहीं भेजी ना यार, रुक जाओ यार, नहीं तो कड़ेस कर देगा। भेज दे सर। ना भेज, चल लो जी।
हो गया? हो गया। तो बताइए भाई, अपरिपक्व पराग कोश के, अच्छा बताओ, ये जो लघु बीजाणु जन ऊतक होगा परिपक्व पराग कोश के केंद्र में उपस्थित होगा या फिर अपरिपक्व के में होगा? तरुण में अपरिपक्व होगा यार। परिपक्व में तो क्या हो जाएंगे, परागकण बन जाएंगे। अब ऐसी बातें पूछता है तुमसे, अब देख लो, बुद्धि का उपयोग करो तो। भाई परिपक्व होने के बाद तो क्या हो गया, मामला ही दूसरा हो गया, नहीं हो गया, परागकण बन गए नहीं बन गए। तो लघु बीजाणु जन ऊतक कब दिखेगा? तरुण अवस्था में तो दिखेगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका तरुण अवस्था में, लघु बीजाणु तक तरुण अवस्था, लेकिन जब लघु बीजाणु से परागकण बनने लग गए, इसका मतलब क्या, पैरेलली। अरे तुम एक बार बताओ, तुम्हारी किडनी परिपक्व हो रही थी, तुम छोटे बच्चे थे भ्रूण अवस्था में, तो जब तुम्हारी किडनी परिपक्व हो रही थी, केवल केवल उस टाइम किडनी बन रही थी, हार्ट वगैरह या लंग्स वगैरह और सब नहीं बन रहे होंगे? नहीं, एक बार भाई किडनी बन जा, फिर बाद में लंग बन, ऐसे हो गया क्या? अरे सब चीजें पैरेलली चलती है, नहीं चलती है? आई बात समझ में? तुम्हारा, तुम है ना अभी सोच रहे हो तो क्या केवल दिमाग काम कर रहा है? तुम्हारा हार्ट ने काम बंद रख रखा है, किडनी बंद है, अभी लिवर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यह है बात, बात क्लियर सबको? तो अपरिपक्व पराग कोश के केंद्रों पर बताइए। समांग, समांग मतलब एक समान हो, होमोजीनस, ठीक है? अब ये क्यों हिंदी वाले शब्द में क्या कहूँ। सघन विभज्योता की कोशिकाओं समूह है, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। पराग गुटिकाओं संख्या, वही एनसीईआरटी में चित्रों के आधार पर बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ गए इसलिए बोल रहा हूँ। स्फुटन से पूर्व बताइए 4 पराग कोश। स्टूडेंट बात दो, यस सर। क्यों बोला, ये समझ में आ गया? क्लियर? जल्दी से। हो गया सर। हो गया?
हो गया सर, हो गया सर। हो गया। अब थोड़ी सी एक काल्पनिक रूप में चलना पड़ेगा। मुझे एक बार बताओ भाई, शीर्षक विभज्यतक से जन्य विभज्यतक से जन्य। तो 10 क्या बना होगा भाई? जो है पुष्पक्रम अक्ष बना होगा। पुष्पक्रम अक्ष बताओ, पुष्प उपांग आए होंगे, उपांग उपांग से पुष्प कलिकाएं बनी, पुष्प कलिकाएं परिपक्व होकर क्या बनी बताइए? पुष्प बनी नहीं बनी। और पुष्प खुलने वाली जो संरचनाएं दिख रही है उनको आप देख, तो मुझे एक बार ध्यान से सुनना। जब वो पुष्पीय उपांग कोशिकाएं विभाजित हो रही होंगी, विभाजित होके बताइए, कोई बाह्य त्वचा बना रही होगी, कोई है ना जो अंतस्त्वचा बना रही होगी, यस और नो? कली का अवस्था में बताइए वही आपके बाह्य त्वचा वगैरह बन रही होंगी, यस और नो? मध्य परत हो। और फिर बाद में जब पूरा वो पुष्प खुल गया तो अब आप उसका अध्ययन कर रहे हो, तो आप कह रहे हो भाई ये बाह्य त्वचा है, ये अंतःथीशियम है, ये मध्य परत है, ये लघु बीजाणु, तभी तो कह रहे हो आप। तो क्या ऐसे हवा में ही उड़ के आ गया या वो प्रक्रियाएं चली होंगी? आप युग्मन से भ्रूण बने होंगे, भ्रूण से बताओ शिशु बने होंगे, नहीं बने होंगे? तो कोशिकाएं विभाजित होगी, होती गई होंगी और विभेदित होके बताइए अलग अलग अंग, अलग अलग ऊतक विकसित हुए होंगे, नहीं हुए होंगे? बोलो आया ना? ऐसे ही बताइए, जो ये पराग कोष भी विकसित हुआ होगा, नहीं? वो विभज्योत कोष का विभाजन हुआ होगा, विभाजन के द्वारा कोशिकाएं धीरे धीरे कुछ पुत्री कोशिकाएं विभेदित होती होंगी, कुछ ने बाह्य त्वचा बनाई होगी, अंतःस्थिशियम बनाई होगी, ठीक है, क्लियर है क्या? किसी ने मध्य परत बनाई होगी, फिर विभेदन के द्वारा टेपिटम बनी होगी, लघु बीजाणु, तो ऐसे ही तो हुआ होगा। बोलो आया ना? अब मैं उसको यहाँ पे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है क्या? तो देखो भाई, अविभेदित परागकोश, अविभेदित का मतलब समझ गए, वही पुष्पीय उपांग के समय का, बात क्लियर है? तो बताओ भाई, कोई जो विभज्योत कोशिका, उससे बताओ बाह्य त्वचा कोशिका बनी होगी, वो विभज्योत की नहीं है। और जो अंदर की तरफ जो कोशिका बनी होगी उसको हम कहेंगे आर्की स्पोरियल कोशिका। बताओ, अंदर की तरफ है तो हाइपोडर्मल उत्पत्ति कहेंगे, नहीं कहेंगे? भाई जो बाहर की तरफ है बाह्य त्वचा विभज्योत कोशिका, जो अंदर की तरफ बनी होगी उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोडर्मल कोशिका। कोशिका को हम क्या कहेंगे? अब बाह्य त्वचा कोशिका से बताइए भाई विभाजन बनी होगी। अब इस आर की परिणति विभाजन हुआ, परिणति का मतलब समझ गए, इस तरह के, ठीक है, क्लियर है क्या? तो क्षैतिज तल विभाजन होता है, यानी बाहर की तरफ और अंदर की। तो जो बाहर की तरफ कोशिका बनी होगी, देखो मैं आपको बता दूं ऐसे। तो अब जो बाहर की तरफ जो तो बाहर की तरफ जो बनी होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक पैराइटल कोशिका। अभी नाम दिए वैज्ञानिकों ने, ठीक है, अपने मन से नहीं दे रहे हम, ठीक है, क्लियर बेटा? तो प्राथमिक पैराइटल कोशिका बाहर की तरफ जो बनी, और अंदर वाली को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बात क्लियर है सबको? यस और नो? आ गई बात समझ में? क्लियर है सबको? दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई, अब इसमें से आप विभाजन हुआ होगा, वही परिणति विभाजन होगा। अब आगे देखो भाई, ऐसे बनी होंगी, नहीं होंगी? तो जो भीतर की तरफ बनी होगी उसको भीतरी पैराइटल, विभाजन हुआ होगा। अब विभाजन के द्वारा वही परिणति विभाजन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? तो इससे जो ये बनी एंडोथीलियम, एंडोथीशियम बन गई होगी विभाजन के द्वारा, और इससे बाहरी मध्य परत, और इसमें विभाजन हुआ। तो जो बाहर की तरफ की जो कोशिका थी उससे क्या विकसित हुई होंगी? भीतरी मध्य परत कोशिका, और अंदर की तरफ थी उससे टेपिटम विकसित होगी। और फिर ये जो कोशिका बताओ विभाजन हुआ होगा, इससे दो कोशिकाएं बनी होंगी, इनको हम क्या कह रहे हैं? द्वितीयक बीजाणुजन कोशिका, यानी सेकेंडरी स्पोरजिनस सेल। फिर इनमें विभाजन हुआ होगा, फिर बताइए भाई क्या बनी होगी? आपकी ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी कहेंगे। पता है ना आप लोगों को? बात क्लियर? तो अब समझ में आ रही है कहानी कुछ बेसिक सी? तो ये ध्यान से सुनना भी, क्योंकि आपको जूलॉजी में भी लिखवाएंगे सर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म, ऐसे लिखवाएंगे, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। आ गई बात समझ में? तो इसलिए ध्यान रखना भाई। तो प्राइमरी स्पोरजिनस सेल बताओ द्विगुणित माइटोसिस के द्वारा इससे क्या बनेगी? सेकेंडरी स्पोरजिनस सेल। सेकेंडरी स्पोरजिनस सेल से क्या बनेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलर मदर सेल, उनमें मियोसिस होगी, और मियोसिस के द्वारा बताइए क्या बनेंगे? लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनेंगे, नहीं बनेंगे? और लघु बीजाणु परिवर्तित होकर क्या बनाएंगे? परागकण। अब समझ में आया परिवर्तन कैसे होता है? तो ये मत सोचना एनसीईआरटी में नहीं है, ये सन्नी की, अरे नहीं,
क्रम तो पूछ सकता है ना वो। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, द्वितीय बीजाणु जन कोशिका, द्वितीय बीजाणु जन कोशिका से आपकी क्या बनी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से फिर क्या बने? लघु काहे जल्दी रखो, लघु बीजाणु परागकण, लघु बीजाणु याद करो। ठीक है, तो लिखो। हो गया? तो देखो यार, ज्यादातर तो हो ही चुकी है। इतना सा बचा, और ले कुछ ही नहीं बचा तो लिख लाना। ठीक है ना? नहीं दे रहा मैं आपको लिखने को। थैंक यू सर। चलो, स्थानम। ओके जी, बाय। सर ओके।